आइए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। उस उत्सर्जन संक्रमण के तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए जो 1.3225 पिकोमीटर त्रिज्या वाले कक्ष से आरंभ और 211 × 0.6 पिकोमीटर पर समाप्त होता है। इस संक्रमण की श्रेणी का नाम और स्पेक्ट्रम का क्षेत्र भी बताइए। तो फिर क्वेश्चन समझ लीजिए। कह रहा है उस उत्सर्जन स्पेक्ट्रम संक्रमण यानी ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है की तरंग दैर्ध्य की गणना करना है। लैम्डा हमको बताना है जो 1.3225 पिकोमीटर त्रिज्या वाले कक्ष से आरंभ और 211.6 पिकोमीटर पर समाप्त होता है। मतलब जो कक्षा है हमारी, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर ये कक्षाएं हैं। तो कह रहा है कि 1.3225 पिकोमीटर त्रिज्या वाले कक्षा से आरंभ और 211.6 पिकोमीटर पर समाप्त होता है। इतने पिकोमीटर त्रिज्या, मान लो ये कक्षा है, इसकी न्यूक्लियस यानी नाभिक से त्रिज्याएं दी गई हैं ये। तो कह रहा है इस संक्रमण की श्रेणी का नाम और स्पेक्ट्रम का क्षेत्र भी हमको बताना है। तो ये देखिए हमको त्रिज्याएं दिया है, अब इसको समझते हैं। देखिए मानते हुए कि निहित प्रतिदर्श यानी मॉडल जो हमको दिया गया है एक H परमाणु है। हम ये मान लेते हैं कि जो बात ये कर रहा है वो एक H परमाणु है। यंत्र कक्षा की त्रिज्या, मान लीजिए H परमाणु है तो उसकी यंत्र मतलब कोई कक्षा होगी 1 2 3 4 हमें नहीं पता है, तो हमने उसको n मान लिया। तो वही कह रहा है कि यंत्र कक्षा की त्रिज्या के लिए फार्मूला नीचे लिखेगा। अगर हम परमाणु को H मान लें तो H परमाणु के लिए NCERT में त्रिज्या का फार्मूला दिया गया है Rn, मतलब n कक्षा की त्रिज्या = 0.529 n² एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा, या फिर 52.9 n² पिकोमीटर में आंसर आएगा। दोनों हो सकते हैं, दोनों वैल्यू हो सकते हैं। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, कई बार आ चुका है पीछे भी और फिर से आया है। अब कह रहा है कि माना कि संक्रमण में निहित कक्षा की n1 एवं n2 है। अब मान लीजिए कि दो कक्षा हैं, जो कह रहा है कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, तो उसकी दो कक्षा जो पिकोमीटर दिया है कि इतने पिकोमीटर से इतने पिकोमीटर, और कक्षा की त्रिज्या दिया है। तो हम एक को n1 मान लेते हैं, एक को n2 मान लेते हैं। तो हमारी कक्षा की त्रिज्या Rn1 हो जाएगी 1.3225 नैनोमीटर बराबर 1322.5 पिकोमीटर में इसको चेंज कर लिया। अब यही Rn इतने के बराबर है, तो Rn की जगह चूंकि पहली कक्षा की बात हो रही है तो Rn1 लिख दिया और इतने के बराबर कर दिया, क्योंकि Rn बराबर 0.529 n² होता है। तो इतना इसकी वैल्यू है इतने पिकोमीटर, और पिकोमीटर में इतने के बराबर है तो 52.9 n1² लिख दिया ये। अब यहाँ पर n1 की वैल्यू निकल आएगी, तो n1 बराबर 52.9 नीचे चला जाएगा और ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाए, लगा देंगे या फिर हाफ लिख देंगे। इसको सॉल्व किया तो आ गया 5। इसी प्रकार Rn2 के लिए, Rn2 देखिए यहाँ पर Rn2 मतलब दूसरी कक्षा की त्रिज्या की बात कर रहा है। तो Rn2 देखिए यहाँ पर वैल्यू दी गई है 211.6 पिकोमीटर, तो वही यहाँ पर लिख देगा। देखिए लिख दिया Rn2 बराबर 211.6 पिकोमीटर, बराबर यही हो जाएगा इतने के, क्योंकि पिकोमीटर में अगर Rn त्रिज्या हो तो फार्मूला यही होता है। तो Rn की जगह Rn2 लिख दिया और क्वेश्चन में दिया है 211.6 पिकोमीटर, ये बराबर हो जाएगा 52.9 n2²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो n2 बराबर आ जाएगा 211.6 बटे 52.9 और रूट लगा देंगे या पावर हाफ कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो n2 की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इससे हमें पता ही चल गया। अब देखिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कह रहा है, तो उत्सर्जन कब होगा? ऊर्जा का उत्सर्जन तब होगा जब उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा।
तो मान लीजिए हमारा ये नाभिक है और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये ऐसे ही ये हो गया, 1 2 3 4, ऐसे ही मान लीजिए ये हो गया, यहाँ तक बना देंगे तो 5 कक्षाएं हो गई। तो पांचवी कक्षा सबसे उच्च ऊर्जा की होगी। हमने बताया था कि नाभिक से कोई इलेक्ट्रॉन दूर तभी जाएगा जब वो इतनी ऊर्जा पा जाए कि नाभिक के आकर्षण से दूर चला जा सके, तभी वो दूर जा सकता है। तो इसका मतलब कि 5वीं कक्षा की ऊर्जा ज़्यादा है, तो 5वीं से दूसरी में आएगा, 5वीं से 1 तो ये दूसरी कक्षा में आएगा। तो वही कह रहा है, अतः n1 बराबर 5 तथा n2 बराबर 2, अर्थात संक्रमण 5वें कक्षक से दूसरे कक्षक में होता है। वैसे कक्षा लिखना चाहिए। यह संक्रमण, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन कक्षा में भी कक्षक होते हैं, वहां रहता है, इसलिए कह रहा है यह संक्रमण बामर श्रेणी से संबंधित है। क्यों बामर श्रेणी से संबंधित है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि लाइमन और बामर, तो लाइमन के लिए n बराबर 1 होता है, बामर के लिए n बराबर 2। तो 5वें से चूंकि दूसरे में आ रहा है इसलिए बामर श्रेणी है। तो वही कह रहा है, यह संक्रमण बामर श्रेणी से संबंधित है। इस संक्रमण की तरंग संख्या न्यू बार, अब इस संक्रमण की तरंग संख्या अगर हमको निकालना है तो न्यू बार का ये फार्मूला हो जाएगा, न्यू बार बराबर 1.09679 × 10⁻7, और ज़्यादा वाली कक्षा ज़्यादा वाला जो कक्षा है उसको पहले, बाद कम वाले को बाद में। तो 1/5 का स्क्वायर मतलब n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। n2 हमारा 2 है, प्रति मीटर हमारा वो होता है। r की वैल्यू होती है रिडबर्ग कांस्टेंट, जो यहाँ r लिखा जाता है उसकी वैल्यू होती है 1.09675 × 10⁻7, तो उसी को यहाँ पर लिख दिया है प्रति मीटर। अब इसको सॉल्व किया तो आ गया 2.303 × 10⁻6 प्रति मीटर। अब देखिए ये आ गया न्यू बार। अब संक्रमण की तरंग संख्या की उल्टा होती है, तो संक्रमण की तरंग दैर्ध्य बराबर 1/न्यू बार। तो 1/न्यू बार की वैल्यू हमने निकाल लिया है पहले, तो 2.303 हो जाएगा इंटू 10⁻6, तो ये आ गया 4.34 × 10⁻7 मीटर, या इसी को नैनोमीटर में बदलेंगे तो 10 की घाते -9 कर देंगे तो ऊपर जाएगा तो 434 नैनोमीटर हो जाएगा। तो अब चूंकि लाइमन बामर हमारा लाइमन कहाँ था? अल्ट्रावायलेट में आता था, अल्ट्रावायलेट तरंगों में आता था, और बामर हमारा दृश्य प्रकाश में, बाकी पाश्चन ब्रैकेट फुंड और रक्त में आते थे। तो दृश्य प्रकाश में आएगा और उसकी तरंगदैर्घ्य 434 नैनोमीटर है। तो यह रेखा दृश्य क्षेत्र में रहेगी, क्योंकि बामर श्रेणी जो है वो दृश्य में आती है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पूरा याद कर लीजिए, पीछे बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। कह रहा है कि दे ब्रोगली द्वारा प्रतिपादित द्रव्य के दोहरे व्यवहार से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, जिसे जैव अणुओं और अन्य प्रकार के पदार्थों की अति आवधिक धित प्रतिबिंब के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस सूक्ष्मदर्शी में यदि इलेक्ट्रॉन का वेग 1.6 × 10⁻, यहाँ पर देखिए मीटर पर सेकंड, 10⁻ क्या है उसको अभी देखते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन से संबंधित दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमने 56 क्वेश्चन किया था, तो Rn के लिए फार्मूला होता है 0.529 n² एंगस्ट्रॉम में, और हाइड्रोजन लिया गया था, तो चूंकि हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 होती है, इसलिए उसने डायरेक्ट Rn बराबर 0.529 n² लिख दिया था। वैसे ओरिजिनल फार्मूला हमारा ये है एंगस्ट्रॉम में, और पिकोमीटर में हमारा ये हो जाएगा जो नीचे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर हम 57 देखते हैं। इसमें जो इंग्लिश में लिखा था वो छूट गया था, तो उसको देख लेते हैं।
यहाँ पर देखिए 1.6 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड है, जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा था। तो ये 1.6 × 10⁶ है, इसको ध्यान दीजिए, 6 है मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर देखिए सही लिखा है 1.6 × 10⁶। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। अब देखिए यहाँ पर पहले समझिए, डी ब्रोगली द्वारा प्रतिपादित द्रव्य के दोहरे व्यवहार से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई। ऐसा क्यों? तो जो फोटान है वो तरंग की तरह भी चलते हैं, और फोटान एक कण भी है क्योंकि उसका द्रव्यमान होता है। तो कहने का मतलब उसका ये है कि इलेक्ट्रॉन चूंकि इतना छोटा है, तो अगर उसको कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए तो वो भी कण की तरह और तरंग की तरह दोनों व्यवहार करेगा। तो वो डी ब्रोगली के जो सिद्धांत प्रतिपादित हुआ डुअल नेचर वाला, उसके कारण ऐसा हुआ। तो उसी के कारण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई कि जैसे प्रकाश से हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन चूंकि दोहरा व्यवहार करता है तरंग की तरह भी और कण की तरह भी, तो तरंग व्यवहार के अंतर्गत ही सूक्ष्मदर्शी आती है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पर, डी ब्रोगली के सिद्धांत पर आधारित है। तो अब डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फार्मूला होता है लैम्डा बराबर h/mv, कई बार पढ़ चुके हैं। हमारा h प्लैंक कांस्टेंट है 6.626 × 10⁻34, इसका मान होता है अपान m, द्रव्यमान हो गया इलेक्ट्रॉन का 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। v हमारा इलेक्ट्रॉन का वेग हो गया, वो दे दिया है 1.6 × 10⁻6, सॉल्व करने पे आ गया 4.55 × 10⁻10 मीटर। इसको पिकोमीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -9 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 455 पिकोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। इलेक्ट्रॉन विवर्तन। विवर्तन का मतलब डिफ्रैक्शन। हमने बताया था किसी नुकीले जैसे ब्लेड है, उसकी धार पे अगर प्रकाश की किरण पड़ती है तो अपने रास्ते से मुड़ जाती है, इसको विवर्तन बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई सूक्ष्म छेद है, उससे प्रकाश की किरण निकलती है तो भी वो अपने सीधे मार्ग से मुड़ जाती है, उसको भी विवर्तन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विवर्तन। अब विवर्तन और इंटरफेरेंस, व्यतिकरण जिसको हिंदी में बोलते थे, दो हमारे प्रकाश के तरंग के गुण पर आधारित थे। वो वेव नेचर ऑफ लाइट बताते हैं, विवर्तन और व्यतिकरण, जिसको इंग्लिश में डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन विवर्तन के समान न्यूट्रॉन विवर्तन सूक्ष्मदर्शी को अणुओं की संरचना के निर्धारण में प्रयुक्त किया जाता है। यदि यहाँ 800 पिकोमीटर की तरंग दैर्ध्य ली जाए तो न्यूट्रॉन से संबंधित अभिलाक्षणिक वेग की गणना कीजिए। तो देखिए तरंग दैर्ध्य दे दिया है हमको और हमसे पूछ रहा है वेग। तो लैम्डा बराबर h/mv फार्मूला होता है, उसी को लगा देंगे। तो न्यूट्रॉन का तरंग दैर्ध्य, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 × 10⁻27 kg होता है। हमने बताया था, इसको याद कर लीजिए, बार बार लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और उनका आवेश। इसी प्रकार h प्लैंक कांस्टेंट का मान याद कर लीजिए, ये सब बार बार आ रहे हैं। तो डी ब्रोगली समीकरण के अनुसार लैम्डा बराबर h/mv, तो v बराबर h/लैम्डा इंटू v। तो h की वैल्यू है 6.626 × 10⁻34 अपान लैम्डा हो गया 800 × 10⁻12 इंटू m द्रव्यमान है, ये हो गया 1.675 × 10⁻27। अब ये लैम्डा की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 800 पिकोमीटर, तो उसी को हमने उठा के यहाँ रख दिया। तो सॉल्व करने पे आ गया 4.94 × 10⁻2 मीटर प्रति सेकंड। आगे देखते हैं 59 क्वेश्चन। कह रहा है यदि बोर के प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग 2.9 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड है, तो इससे संबंधित डी ब्रोगली तरंग की गणना कीजिए। फिर वही फार्मूला, लैम्डा बराबर h/mv, h की वैल्यू 6.626 × 10⁻34 क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट है। m हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 × 10⁻31 गुणे वेग दे दिया है 2.9 है। देखिए यहाँ पे चाहे एक छूट गया हो, तो 2.19 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड
सॉल्व करने पे आ जाएगा 3.32 × 10⁻10 मीटर। पिकोमीटर में बदलेंगे तो 10 के आते -9 का भाग देंगे तो आ जाएगा 332 पिकोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मीटर को जैसे पिकोमीटर बदलना है तो हम कैलकुलेट तो कर नहीं रहे, तो इसको अपने हिसाब से निकाल के लिख लीजिएगा, हो सकता है इसमें कोई त्रुटि हो। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, एक प्रोटॉन को 1000 वोल्ट के विभवांतर में गति कर रहा है। एक प्रोटॉन है जो 1000 वोल्ट का वोल्टेज है उसमें गति कर रहा है, से संबंधित वेग 4.37 × 10⁵ मीटर पर सेकंड है। वोल्टेज दे दिया है और वेग दे दिया है। यदि 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान की हाकी की गेंद इस वेग से गतिमान है तो इससे संबंधित तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो द्रव्यमान भी दे दिया, वेग दे दिया, द्रव्यमान दे दिया और वोल्टेज दे दिया। अब देखिए लैम्डा बराबर h/mv फार्मूला होता है। h हमारा 6.626 × 10⁻34 है, ये प्लैंक कांस्टेंट होता है। हाकी की गेंद का द्रव्यमान दे दिया 0.1 इंटू वेग, वेग इतना है 4.37 × 10⁵। तो अब इसका तरंगदैर्घ्य कितना होगा 1.516 × 10⁻16 मीटर। ये सॉल्व करने पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस फार्मूले में विभवांतर का कोई उपयोग नहीं हुआ है, पोटेंशियल का कोई उपयोग नहीं हुआ, क्योंकि वो खुद ही बता रहा है कि इतने पोटेंशियल पर वेग इतना है, तो ये वेग ही हमारे लिए पर्याप्त। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति +0.002 नैनोमीटर की शुद्धता से मापी जाती है, एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति, तो इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता की गणना कीजिए। यदि इलेक्ट्रॉन का संवेग 5/411 मीटर इंटू 0.05 पिकोमीटर है, तो क्या इस मान को निकालने में कोई कठिनाई होगी? तो ये देखिए जो वैल्यू लिखी गई है इसको इंग्लिश वाली बुक में देखते हैं कहीं गलत तो नहीं है। h/4πm इंटू 0.05 नैनोमीटर है, इसको सही कर लीजिए। h/4πm है, बहुत छोटा लिखा है, ऊपर 5 लिख दिया है। h/4πm इंटू 0.05 पिकोमीटर, ये सही चीज है, इसको लिख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए स्थिति बता दिया है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता था कि किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग एक साथ निर्धारित करना कठिन है। अगर स्थिति सही पता करेंगे तो वेग नहीं पता कर पाएंगे। तो वेग की जगह इसने संवेग पूछ लिया है, बस इतना समझ लीजिए। तो अब देखिए प्रश्न के अनुसार, इसने प्रश्नानुसार लिखा है, तो प्रश्न के अनुसार स्थिति हमारी AX मान लिया गया 0.002 नैनोमीटर है, तो 0.002 नैनोमीटर बराबर 2 × 10⁻12 मीटर आएगा। नैनोमीटर को मीटर में बदल लिया। 9 3 12, 3 अंक बाद दशमलव, तो उसको हटा के यहाँ पर -12 कर दिया। अब हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार फार्मूला है हमारा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का फार्मूला NCERT में दिया था, ΔX इंटू ΔP लगभग बराबर होगा h/4π के। यही हमारा रेखीय संवेग है, तो ΔP यही हमसे पूछ रहा है, बराबर h/4πx हो जाएगा। अब h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, तो 6.626 × 10⁻34 अपान 4 इंटू पाई का मान 3.14 है, इंटू ΔX स्थिति में अनिश्चितता हमको दे दिया है 0.002 नैनोमीटर, इसको हमने मीटर में बदल लिया है, तो उसी को हम यहाँ लिख देंगे 2 × 10⁻12। तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 2.638 × 10⁻23 kg मीटर पर सेकेंड।
या kg मीटर सेकंड इनवर्स। अब यहाँ पर देखिए h की वैल्यू दे दिया है कि h की वैल्यू ये होती है, इसलिए हमने यहाँ पे रख दिया है। अब इलेक्ट्रॉन का वास्तविक संवेग बराबर कितना हो जाएगा, h/4π इंटू mv होता है इलेक्ट्रॉन का संवेग ये, तो h/4π इंटू डेल्टा एक्स, तो h/4π इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू हमको यहाँ पर देखिए दे दिया गया है h/4π m इंटू 0.05 पिकोमीटर। तो वही चीज बता रहा है कि वास्तविक क्या है, हमारे पास जो दिया गया है क्वेश्चन में वो है h/4π इंटू 0.05 नैनोमीटर, वहां पर पिकोमीटर में जहां तक दिया है देखिए हिंदी में गलत लिखा है, नैनोमीटर होगा। अभी देख लेते हैं इंग्लिश बुक में, नैनोमीटर है, सही नैनोमीटर है, तो इसको नैनोमीटर भी कर लीजिएगा आप लोग। ये h/4π m इंटू 0.05 नैनोमीटर है, ये पिको नहीं नैनोमीटर है, इसको सही कर लीजिए। अब देखिए तो नैनोमीटर में यहाँ पर देखिए इसने वैल्यू रखा नैनोमीटर में, तो इसको आगे बढ़ा दिया, तो h की वैल्यू लिख दिया 6.626 इंटू 10⁻⁴/4। अब पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 5 इंटू 10⁻11 मीटर हो जाएगा, नैनोमीटर को मीटर बदल दिया। तो ये सॉल्व करने पे आ गया 1.055 इंटू 10⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब वास्तविक संवेग को परिभाषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह संवेग में अनिश्चितता AP से छोटा है। संवेग में अनिश्चितता है, ये है संवेग में अनिश्चितता जो हमने निकाला 2.638 इंटू 10⁻23 kg मीटर पर सेकंड है, और इलेक्ट्रॉन का वास्तविक संवेग जो क्वेश्चन में दिया था उस हिसाब से हमने निकाला, तो 1.055 इंटू 10⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आया। तो कह रहा है वास्तविक संवेग को परिभाषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह संवेग में अनिश्चितता AP से छोटा है। तो जो संवेग में अनिश्चितता है इससे जो है छोटा है। तो देखिए जो वास्तविक संवेग हमने निकाला इससे छोटा है, इसलिए हम वास्तविक समय को परिभाषित नहीं कर सकते, इससे ये बहुत कम है। देखिए ये -23 है, -24, इसका मतलब ये इससे कम है, तो इसलिए हम वास्तविक समय को परिभाषित नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर जो संवेग में अनिश्चितता है उससे ये कम है, इसलिए इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये बहुत गड़बड़ है, अनिश्चितता है, मतलब इसमें तुलना उतना अच्छे से नहीं हो सकती, इसलिए इसके हिसाब से इसको नहीं परिभाषित कर सकते क्योंकि ये बहुत छोटा है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याएं नीचे दी गई हैं, इन्हें ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, क्या इनमें से किसी की ऊर्जा समान है। तो देखिए इसको हम लोग करते हैं। तो यहां पर देखिए इसके लिए देखिए n बराबर 4 है तो पहले लिखा जाता है, तो 4 लिख दिए, और ये 0 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे, तो S P D F G इस तरह लिखते हैं। तो दूसरे में है तो इसका मतलब D है, तो 4D, ये 4D हो जाएगा। तो 4D, अब इनसे अभी नहीं मतलब है, ये आगे की बात है, तो 4D हो जाएगा, और ये हमारा इसी तरह ये 3D हो जाएगा। अब ये हमारा 4P हो जाएगा, 1 में P है, अब ये n पहले लिखेंगे जो मुख्य क्वांटम संख्या, ये हमारा 3 2 में D है तो D हो जाएगा, और ये हमारा 3
1 है तो P हो जाएगी, ये 4 1 है तो P हो जाएगा। इस तरह ये सब हो जाएंगे। अब देखिए हमने पढ़ा था 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, इस तरह ये बढ़ते क्रम में थी। तो अब इनमें से 4s तो कोई है नहीं, 4p है। अब यहां पर देखिए आगे जो है 4p, ऐसे आपको याद कर लेना है जो उसमें ऊर्जा का सबसे ज्यादा वो हो। तो ये हमारे पास निकल आया है। अब इसी के हिसाब से हम ऊर्जा का क्रम देखते हैं। देखिए ऊर्जा का क्रम ये बता रहा है। अब यहाँ पर देखिए हम एक एक को देखते हैं। तो देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d, मतलब उसके आगे आएगा। आप लोग एनसीईआरटी में जो दिया है उसको याद कर लीजिए। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारी किसकी होगी? 4d की। अब पहले में देखिए 4 में d आ रहा है, 4d, तो सबसे ज्यादा पहले की ऊर्जा हो गई। अब इसकी ज्यादा है, फिर तीसरे में लिखा है, तीसरे में है 4p, तो 4d के बाद 4p आ रहा है। यह ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, मतलब सबसे ज्यादा इस कक्षक की ऊर्जा है 4d वाले, उसके बाद 4p की, फिर 4s की, फिर 3d की, फिर 3p की, 3s इसे घटती जा रही है क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में एनसीईआरटी में लिखा है। तो 4d की सबसे ज्यादा है, फिर तीसरा नंबर आ रहा है, तीसरा 3d, तो 3d की सबसे ज्यादा है। फिर तीसरे नंबर पर 4p है तो 4p हो गया। फिर 4p और 6 नंबर पे ये देखिए फिर 4p आ गया, तो इसलिए 3 और 6 की बराबर कर दिए क्योंकि दोनों में 4p है। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है 6 से कम है 4 की, चौथा की, क्योंकि 3d है, ये देखिए 3d आ जाता है। उसके बाद 6 से कम है 4 की, मतलब 3d आ जाता है, तो 3d की देखिए कम है, इसके पहले है। इसके बाद 4 और 2 की बराबर है, तो 4 और 2, ये भी 3d है, ये भी 3d है, इसलिए दोनों की बराबर है। इसके बाद उससे कम है 5 की, 5 में आ जाता है 3p, 3p सबसे इधर है इन सब में, इसलिए सबसे कम उसका। तो ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे। तो ये आंसर दे दिया, देखिए इसको देख लीजिए, पहले 1, फिर उससे कम 3 की, 3 और 6 की बराबर रहेगी, फिर 6 से कम 4 की, और 4 2 बराबर रहेगी, फिर 2 से कम 5। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रोमीन परमाणु में 35 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके 2p कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन, 3p कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन तथा 4p कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूनतम प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करेगा? तो न्यूनतम प्रभावी नाभिकीय आवेश कौन अनुभव करेगा? जो सबसे दूर होगा, क्योंकि जो दूर होगा वो नाभिक के पास नहीं रहेगा, तो सबसे कम आकर्षण का अनुभव करेगा। और जो सबसे दूर होगा, इसका मतलब वो दूर कैसे गया, ऊर्जा ज्यादा होगी, ऊर्जा लेके दूर गया, इसका मतलब उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। तो अब इसको क्रम से लिख देते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, ऐसे क्रम से ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में चलता है। तो देखिए आगे आ जाएगा, मान लो 4p, तो 4p इलेक्ट्रॉन न्यूनतम प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करते हैं, क्योंकि ये नाभिक के सबसे अधिक दूर है। अब नाभिक से दूर कब जाएगा? जब ऊर्जा ज्यादा होगी, इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा, क्योंकि ये क्रम ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में है, ऐसे ऐसे है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा 4p की है, तो ज्यादा ऊर्जा लेके नाभिक के आकर्षण से वो दूर रहेगा, इसलिए इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा है। और नाभिक से दूर होने की वजह से प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल का अनुभव सबसे कम करेगा। इसीलिए कह रहा है कि 4p इलेक्ट्रॉन न्यूनतम प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करेंगे, क्योंकि ये नाभिक से अधिक दूर पर है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कक्षक उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करेगा? तो जो दूर होगा, अब इसको क्रम लिख लीजिए,
तो इसको लगाते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s देखिए ये क्रम 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d हो गया ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। अब उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश कौन अनुभव करेगा? जो सबसे पास होगा, जैसे 2s और 3s, तो 2s 3s की ऊर्जा ज्यादा है, इसका नाभिक से दूर रहेगा, 2s ज्यादा उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश का अनुभव करेगा। 2s कक्षक 3s कक्षक की तुलना में नाभिक के अधिक निकट है क्योंकि ऊर्जा कम है, अतः 2s कक्षक उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करेगा। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, दिख नहीं रहा, इंग्लिश वाली बुक में देखते हैं। फोर 4D4F। अब देखिए ये है 4D, ये है 4F। तो D कक्षक F कक्षक की तुलना में, ये F है, की तुलना में अधिक भेदक यानी पेनिट्रेटिंग होते हैं, इसलिए 4D कक्षक उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करेगा। F ज्यादा दूर है कुल मिलाकर सीधी की बात, 4D की तुलना में 4F बहुत बाद में आता है, इसकी ऊर्जा ज्यादा है 4D से, इसलिए नाभिक के पास रहेगा, इसलिए उच्च नाभिकीय आवेश का अनुभव करेगा 4D। अगला है 3D एवं 3P। तो देखिए P कक्षक D कक्षकों की तुलना में अधिक भेदक यानी पेनिट्रेटिंग होते हैं, इसलिए 3P कक्षक उच्च नाभिकीय आवेश अनुभव करेंगे। देखिए पेनिट्रेटिंग भेदक क्यों कह रहा है? क्योंकि जो नाभिक के जितना पास है उसको नाभिक ज्यादा अच्छे से आकर्षित करेगा, यानी उस पर पेनिट्रेशन भेदन की क्षमता ज्यादा है, उसके जो नाभिकीय बल लग रहा है उसका, तो इसीलिए जो पास में है P ज्यादा पास में है तो 3P उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करेगा, जो भी पास में रहेगा। 65 क्वेश्चन कह रहा है Al तथा Si यानी एल्युमिनियम और सिलिकॉन में 3P कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित मतलब जिनका जोड़ा ना हो, पेयर ना हो। कौन सा इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करेगा? तो देखिए सिलिकॉन, इसका परमाणु संख्या 14 है, एल्युमिनियम की 13 है, की तुलना में अधिक नाभिकीय आवेश होता है। सिलिकॉन में 14 है क्योंकि जो हमारा परमाणु संख्या है वही हमारी प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन ही नाभिक में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि नाभिक में जितना ज्यादा आवेश होगा तो उतना अधिक नाभिकीय आवेश कहलाएगा। तो ये सिलिकॉन में 14 होने की वजह से अधिक नाभिकीय आवेश होता है, अतः सिलिकॉन में उपस्थित अयुग्मित 3P इलेक्ट्रॉन अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करेंगे। क्योंकि इसमें प्रोटॉन 14 है नाभिक में, इसमें 13 ही है, तो 14 ज्यादा आकर्षण करेगा क्योंकि ज्यादा पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा पॉजिटिव है। तो जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उसके इलेक्ट्रॉन अयुग्मित मतलब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, चाहे पेयर्ड हो चाहे अनपेयर्ड, इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो अनपेयर्ड है वो चूंकि पेयर्ड वाले जो है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को आपस में न्यूट्रल कर देते हैं, तभी वो कक्षक जो है संतुलित रहता है और स्थायी रहता है। तो चूंकि इसमें ज्यादा नाभिकीय आवेश है इसलिए ज्यादा अच्छे से खींचेगा, तो इसलिए 3P कक्षक सिलिकॉन के जो होंगे उनमें अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश का अनुभव होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, कह रहा है इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, P, Si, Cl, Br, Kr। अब देखिए इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न है। अब इनका पूरा लिखना पड़ेगा, जैसे P फास्फोरस, सिलिकॉन, क्रोमियम, आयरन और ये क्रिप्टॉन है, तो देखिए Pz बराबर 15 होता है। अब वैसे ही लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d ऐसे। अब लेकिन चूंकि ये बाहरी कक्षा है तो
पी जो है उसके एक्स वाई जेड ओरिएंटेशन लिख दिए, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, 3 जगह। तो यहाँ पर P15 होगा तो इसको भरेंगे 1s 2s 2p 3s 3p। अब 3p में p में हमारे जो है 3 कक्षक होते हैं, इस तरह से इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और एक्स वाई जेड 3 कक्षक है तो एक्स वाई जेड 3 प्लेन है। हम देखिए पी जेड तो पहले में 2 भर दिया, यस में 2 रह सकते हैं, दूसरे में 2 भर दिया क्योंकि 2 रह सकते हैं। पी में 6 रह सकते हैं, 6 भर दिया, फिर 3s2 हो गया क्योंकि यस में 2 रह सकते हैं। अब हमारे पास कितने भर गए, 6 4 10 2 12, अब 3 बचे तो पी में भर दिया 3, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें भरा फिर पेयरिंग में ऐसे भरने लगे, नहीं, पहले एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा फिर जोड़ा बनाते हुए भरेंगे। इसको ध्यान दे दीजिएगा 3, इसीलिए तीनों में एक्स वाई जेड लिखा है कि मतलब ये एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। इसलिए लिखा क्योंकि आप गलती से कहीं इसका जोड़ा बना के न 2 को भर दें और एक इसमें, ऐसे नहीं भरा जाएगा। अब देखिए आगे एसआई में 14 है तो फिर वैसे भरेंगे, पूरा इतना वैसे रहेगा 12 और पी में एक्स वाई 2 प्लेन हो जाएंगे। और इसका 24 है तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। अब 24 भरेंगे, यस में 2 आ जाएंगे, यस में 2 आ जाएंगे, पी में 6 आ जाएंगे, एस में 2 आएंगे, पी में 6 आएंगे। अब ये हमारे हो गए 12 और 6 18 और 6 बचे तो 3d 5 और 4s1 हो जाएगा। अब डी में 5 क्यों भरे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्रोमियम और कॉपर इसका अपवाद था, पीछे पढ़े थे, ध्यान दीजिए। ये 3d6 क्यों नहीं लिखा, डी में देखिए 5 होते हैं कक्षक, 1 2 3 4 तो 5, तो अगर हम इसमें 6 भर देंगे ऐसे ऐसे 5 पहले भर जाएंगे कि फिर ये 6 हो जाएगा। तो हमने पीछे तब पढ़ा था कि आधा भरा हुआ या पूर्ण भरा हुआ कक्षक ज्यादा स्थायी होता है। तो क्रोमियम को स्थायित्व प्रदान करने के लिए जो 6वां इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ न भर के आगे वाले 4s1 में भर गया, तो यस में भरा 1 इलेक्ट्रॉन तो s1 लिखना पड़ा। समझ में आया? इसलिए तो क्रोमियम और कॉपर में ध्यान देना है इस बात का। अब देखिए Fe में 26 है तो यहाँ वैसे भर दिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3 6 3d 6 4s2, 26 और 26 भर गए, पूरा कंप्लीट। जेड 36 है इसमें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10, अब 4s2 4p6 पूरा भर गया। वैसे क्रम में जो एनसीईआरटी में लिखा है वैसे लिखते जाना। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब पेयर में है, देखिए जोड़ा 2 2 6 2 6 10 2 6, कोई अयुग्मित नहीं है, तो इसलिए अनपेयर्ड यानी जो जोड़ा नहीं है उनके इलेक्ट्रॉन संख्या 0, सब जोड़े में है, कोई बिना जोड़ा वाला है ही नहीं। अक्री गैस कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये चूंकि अक्री गैस है क्रिप्टॉन इसलिए इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो देखिए इसमें भी नहीं है। अब देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है n बराबर 4 से अधिक कितने उपकोष हैं। तो n बराबर 4 में हमने बताया था l की वैल्यू 0 से n-1 तक होती है, l बराबर 0 से n-1 तक ये फार्मूला होता है। तो 0 1 2 3 क्योंकि n 4 है तो उससे एक कम 3 तक है, अतः 4 उपकोष होंगे sp-df। यहाँ पर देखिए एकदम सही लिखा है कि sp-df उपकोष है, नहीं तो कक्षक बार बार लिखता है। तो 4 उपकोष होंगे sp-df, प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन जिसके लिए ms मतलब चक्रण क्वांटम संख्या -12 है उपस्थित है, एक इलेक्ट्रॉन होंगे, n बराबर 4 यहाँ पर, ms बराबर -12, ये खा के लिए 4 मतलब उपकोष होंगे, ये जो लिख दिया है sp-df, ठीक ना। जीरो के लिए यस होता है, 1 के लिए p, 2 के लिए d, 3 के लिए f। अब अगला कह रहा है उस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे जिसके लिए
चक्रण क्वांटम संख्या ms बराबर -12 एवं n बराबर 4 है। ये n है, n बराबर 4। तो -12, अब देखिए किसी कक्षक में मान लीजिए यस लें तो यस में एक ही कक्षक होता है, तो विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक का +12 होता है तो दूसरे का -12 होता है। तो अगर -12 से कहा जाए तो एक का ही हो सकता है एक कक्षक में। तो वही कह रहा है कक्षा n बराबर 4 के लिए। अब यहाँ पर देखिए सही लिखा है, कक्षा मतलब कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या हमारी कक्षा को ही बताती के लिए उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या n स्क्वायर से कुल संख्या निकालते हैं। n स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर यानी 16 होगी, और प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन जिसके लिए ms बराबर -12 है उपस्थित है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए ms बराबर -12 होगी और दूसरे के लिए +12 होगी, तो -12 वाला एक ही इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में होगा, दूसरा +12 वाला होगा, इसको ध्यान देना है। अतः ms बराबर -12 युक्त 16 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। अब देखिए उपस्थित कुल कक्षकों की संख्या, उपस्थित कुल कक्षकों की संख्या 16 है, और हर कक्षक में अपोजिट स्पिन मतलब उल्टे चक्रण के, एक दूसरे के विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 32 में 16 का -12 रहेगा और 16 का +12, तो इसीलिए कह रहा है ms बराबर -12 युक्त 16 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। अब चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब अगला हम नीट का क्वेश्चन पेपर करवाएंगे।